पर इनके जो कोएफिशिएंट्स है 2 से वेरी कर रहे हैं, 2 का एक फैक्टर है दोनों में,
ये और ये वाला जो कॉलम है इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, उस वजह से ये जीरो हो रहा है। फर्स्ट केस में भी ये जीरो होगा, सेकंड केस तीनों कोइंसिडेंट हो गए तो तीनों ही रो सेम हो जाएंगी, तो उस केस में भी जीरो होगा। और अगर दो के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे तीसरा वाला निकल रहा है तो हमें पता है कि P3 को मैं P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 से लिख सकता हूँ। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर तीसरा रो बनता है तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो तीनों ही केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो आएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट जीरो है तो उससे ये नहीं पता चलता है कि प्लेन्स होंगे या नहीं होंगे, मतलब इनका ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। होमोजेनियस में हमेशा ऐसा होगा, होमोजेनियस में हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं जब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला होता है, ठीक है। इसमें ये भी तो कर सकते हैं, पहले तो प्लेन से एक लाइन निकाल देंगे सेक्शन वाली, वो वही बात हो गई, से भी निकाल देंगे, वो यही चीज़ है सेम, उससे यही आ रहा है एक्चुअल में बन यही रहा है। उसमें तुम क्या कर रहे हो, इसके कोएफिशिएंट्स को बराबर कर रहे हो, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 करके तुम लैम्डा की वैल्यू लिख रहे हो, तो वो यही चीज़ है, मतलब सेम ही रिलेशन मिलेगी दोनों में, ठीक है। B और D परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे एक तो 0 है तो वो 90 तो होगा, परपेंडिकुलर तो होगा, x कांस्टेंट रहेगा इसमें, हाँ एक कांस्टेंट रहेगा। तो x कांस्टेंट है तो फिर अगर ये तुम्हारी x एक्सिस है जैसे ये वाली, इसका x कांस्टेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, x एक्सिस के प्लेन x एक्सिस जो कि उसके तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और yz प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो y से पैरेलल तो लिख ही सकते हैं ना, पैरेलल टू y एक्सिस भी लिख ही सकते हैं ना, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस ऊपर भी से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा तो सकता है, मतलब वो इक्वल टू y एक्सिस भी आ सकता है, पैरेलल तो नहीं है ना, पैरेलल टू y एक्सिस बोल सकते हैं उसमें। पर से देखिए छोटी तो बनेगा जब वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि परपेंडिकुलर जरूर होगी, y के लॉन्ग z के लॉन्ग तो हो सकता है परपेंडिकुलर, तो ये दो केस हो सकता है एग्जैक्ट प्लेन में, हाँ एक ये केस और एक ये xz एग्जैक्ट प्लेन, ये तो मतलब ये तीन बनेगा ना ऐसे वाला, तो एक y के पैरेलल और एक z के पैरेलल, हाँ ऐसे बोल रहे हो तुम, ऐसे वाला, एक तो y के पैरेलल हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसे वाला बोल रहे हो तुम, ऐसे टाइप का प्लेन होगा जो, हाँ वो भी हो सकता है। बट तो जैसे पर dv तो सही हो सकता है, केस तो वो भी है, हो सकता है पर हो तो सकता है पर यहाँ पे ऑलवेज होगा ना ट्रू, ऑलवेज ट्रू क्या होगा। और सर 15 प्लस c और d 15 प्लस वन और मोर करेक्ट कंसीडर प्लेन P पासिंग थ्रू ये वाला 3 पॉइंट से निकल रहा है एंड अ स्ट्रेट प्लेन एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस पासिंग थ्रू ए बाइसेक्टिंग BC and making equal angles with the coordinate axis. Let L1 be the line parallel to L passing through origin. Which of the following is correct? तो passing through A, तो पॉजिटिव dr है, बाइसेक्टिंग, अच्छा dr 1/√3 1/√3 और 1/√3 हो जाएंगे लाइन के, ठीक है। हाँ DCs हो जाएंगे, DCs आर DRs, ठीक है। DRs को अपन ऐसे बोल सकते हैं, तो ये 1/1 भी ले सकते हो। तो जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है BC का वो क्या आ जाएगा 3, 4, 6, तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है x माइनस x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 6/, ये मान लो इसको, ठीक है। x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3/1 y माइनस 4/1 z माइनस 6/1 इक्वल्स टू k। अब हमारे पास में प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट वाले फॉर्म से लिखी जा सकती है। x1 x2 x3 वाला जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं,
डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1। बट इसमें लैम्डा म्यू में इक्वेशन लंबी पड़ लैम्डा को निकाल सकते हैं। लैम्डा को निकालना आगे एक तो प्लेन का बोला ना कि इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, इसने एक बात बोली ना। अरे देखो थ्रू ए बाइसेक्टिंग BC, तो ए से निकल रही है लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी प्लेन के अंदर लाई कर रही है लाइन, प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो इसका जब तुम क्रॉस लोगे इस वेक्टर का, दो कंडीशन आ सकती है अपने पास में। एक तो ए बी वेक्टर लिखा जा सकता है, ए बी आ जाएगा हमारे पास में, और BC वेक्टर लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है ये जो प्लेन है लाइन इसके अंदर ही है, ये तीनों पॉइंट A B C अंदर है, लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है और A से गुजर रही है। तो एक तो A पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, A पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। एक तो वहां से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, वहीं से आ जाएगा मेरे ख्याल से लैम्डा म्यू। इसने बोला ना इक्वल एंगल बना रहा है, तो लाइन की इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। इसने बोला इक्वल एंगल बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। मैं दोबारा डॉट भी कर सकते हो, पॉइंट A सेटिस्फाई करवा दो इसके अंदर, पॉइंट A रखोगे क्या आएगा तुम्हारे पास, लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 6। तो ये आ गया आराम से लैम्डा, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाला व्हाट है, इसमें अब क्या दिक्कत हो रही है। और L1 will be a line parallel to L passing through origin which of the following, तो फिर कौन सा पार्ट नहीं होगा, C और D। इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू P containing the line L1, तो L1 निकल गया तुम्हारे पास में, L1 की इक्वेशन है, तो क्योंकि इसके पैरेलल है तो और ओरिजिन से निकल रही, तो x इक्वल टू y इक्वल टू z, ये L1 हो जाएगी। और इसमें बोल रखा है कि क्या परपेंडिकुलर कंटेनिंग द लाइन L, तो ये कॉमन लाइन है दोनों की, L नहीं L1 कॉमन नहीं है, परपेंडिकुलर बोला ठीक है, कॉमन नहीं है। ये यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन है, वो इस प्लेन के अंदर है, और ये प्लेन इस वाले गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमारे को इस प्लेन के डीआर्स चाहिए, गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के डीआर्स के प्लेन के, हाँ इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके डीआर्स हैं अपने पास में, प्लेन के डीआर्स होंगे, उस प्लेन के डीआर्स और इसके डीआर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो प्लेन के नॉर्मल के डीआर आ जाएंगे, नॉर्मल के डीआर आ जाएंगे, और तुम्हारे को पता है प्लेन ओरिजिन से निकल रहा है। आ जाएगा, दिखा दें एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर ये वाला भी बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसमें क्या दिक्कत होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेशन में करी होगी कुछ, ठीक है, क्लियर है। ये डीबी में और कोई डाउट तो नहीं? 20 का ये 19 क्या है, प्लेस दिस इंटरसेक्ट इन अ लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो ये वही क्वेश्चन हो गया डिटरमिनेंट वाला, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर 0। तीसरा प्लेन जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तुम प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पता हो, डिटरमिनेंट से हम जो सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल और थोड़ा बहुत याद हो, एक तो मैट्रिक्स मेथड होता है और एक क्रैमर्स रूल होता है, दो मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के। यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला जो प्लेन है वो ऐसा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, दूसरा वाला बनेगा x प्लस 2ay प्लस z इक्वल टू 2, तीसरा वाला आएगा ax प्लस a स्क्वायर y प्लस z इक्वल्स टू 3। अगेन हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट से बनने वाला जो डिटरमिनेंट है उसको 0 कर देंगे फिर से, क्योंकि ये बोल रहा था इसने क्वेश्चन में कि ये तीनों प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो यानी कि
P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर P3 होना चाहिए। उस केस में इससे बनने वाले जो इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब वो 0 कर देने में क्या होगा कि उससे ये तो इंश्योर हो जाएगा, अगर ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, यहाँ पे 1 2 3 नहीं होता तो उतना काफी होता, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में एक के अलावा और सॉल्यूशन आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा ही होगा। पर जब ऐसा क्वेश्चन होता है जब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो उसमें डिटर्मिनेंट खाली डिटर्मिनेंट 0 कर देने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो, उनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके पैरेलल अगर तीसरा वाला प्लेन है, उस केस में भी जो कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 करने से P3 के ये वाले कोएफिशिएंट तो आ जाते हैं पर ये वाला मैच नहीं करता। तो तुम्हें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट को 0 करोगे, वहां से a की वैल्यू मिलेगी तुम्हें, उन a की वैल्यूज को वापस यहाँ पुट करके चेक करोगे कि इसका प्लस लैम्डा टाइम्स इसका वैल्यू P3 के ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ गए। यहाँ से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा, वो फैक्टर जिसके लैम्डा टाइम्स ऐड करने से P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 से ही आ रहा है P3, ये x और y z के कोएफिशिएंट, उसको तुम क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि ये 1 2 3 वाला रिलेशन भी उस लैम्डा के लिए होल्ड करना चाहिए, समझ गए। हाँ, जब हम डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे उसके बाद में क्या होगा कि कांस्टेंट ये जो कोएफिशिएंट है ये तो 0 हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने देखा होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन है तो अगर वो एक सॉल्यूशन देगी तो वो इनफाइनाइटली मेनी देगी, पर अगर इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तीसरा प्लेन यहाँ से निकल भी सकता है और इसके पैरेलल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसमें क्या होता है ये कांस्टेंट वेरी करते हैं। अगर किसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन ड्रॉ करना है तो क्या करूँगा, कांस्टेंट चेंज कर दूंगा, तो कांस्टेंट वैल्यू भी बराबर रहनी चाहिए उसी लैम्डा के लिए, समझ गए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट को 0 करोगे तुम्हारे पास एक या दो या तीन वैल्यू आएंगी, उन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन्स बनेंगे तुम्हें चेक करना होगा कि वो इस रिलेशन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें सिर्फ कांस्टेंट पार्ट के लिए चेक करना है, ठीक है। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, पहले तो लाइन से पॉइंट निकाल दें, पहले तो प्लेन से सॉरी उसी पे रिलाई करेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 P3 करके वो कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो वो चले करना, वही बोल रहा हूँ, वही है, ये वही चीज है पूरी। बट ये डिटर्मिनेंट ना सीखोगे तो ये इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डिटर्मिनेंट से करते हैं तो ज़्यादा इजीली निकल जाता है। आगे जाके हम ये पूरा टॉपिक ही सिस्टम ऑफ सेट इक्वेशंस जो है ये उसी में पढ़ाते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर ही आता है लास्ट में। तो पॉइंट अलग कर तो सकते हो, कैलकुलेशन अजीब सी जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब से केवल उससे नॉन रियल ए में जाएगी कैलकुलेशन, अभी तो यहाँ ए है, फिर अल्फा बीटा 2 हो गए तो फिर और अजीब सी कैलकुलेशन हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे अगर ए बी नहीं सर, मैं तो कोएफिशिएंट्स अगर बदल जैसे अपन लाइन पे पॉइंट ही निकालते हैं z को 0 डाल के, मैं वही बोल रहा हूँ, तुमने इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और फिर उसको इसमें सेटिस्फाई करवाया, कर तो वो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 का ये नहीं सर हो गया। दोनों लाइन सेम ही जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आज एसओटी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एसओटी एक दिन स्टैट्स और एक दिन रीजनिंग। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। फॉर्मूले पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ समझने जैसा इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद करने तुम लोगों को, सारे 25 से 30 फॉर्मूले होंगे, वो एज इट इज याद रखने, ठीक है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इतने फॉर्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 50 फॉर्मूले हैं वैसे इसके 25 फॉर्मूले हैं। और जेईई में क्वेश्चन 1 या 2 आते, एक आएगा अगर प्योरली एसओटी का आया तो, दूसरे क्वेश्चन में कोई मिक्स मैच हो सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर इसी साल के पेपर में एसओटी का प्रॉब्लम था, लास्ट ईयर भी था, तो उसमें सिंपल हाफ एंगल फॉर्मूला सीधा लग रहा था, अगर कोई पता हो तो क्वेश्चन डायरेक्टली होता है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं। इसमें ये दिक्कत है कि अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, और ठीक है फॉर्मूला लगा दिया तो हो जाएगा एक लाइन में, क्लियर। एसओटी में हमारे पास में पहले आ जाएगा फर्स्ट
साइन रूल, साइन रूल अभी तक तो पता चल ही गया होगा, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन बी, ये सब बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल में। ये सब ट्राइंगल से रिलेटेड ही चल रहा है। a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी ये बराबर होंगे, सॉरी a अपॉन c अपॉन साइन सी, ये सब बराबर होंगे। और बराबर किसके होंगे? 2r, r यहाँ पे क्या है? सर्कम रेडियस है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल होगा, उस सर्कल का जो रेडियस है सर्कम रेडियस कहलाएगा, उसको हम 2 कैपिटल R से डिनोट करते हैं। प्रूफ करना है उसको, जनरली जितने भी एसओटी के फॉर्मूले होंगे वो या सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बना के या इनस्क्राइबिंग सर्कल बना के प्रूव हो जाते हैं। अगर इन रेडियस के फॉर्मूले चल रहे हैं, स्मॉल r की बात हो रही है, तो वो सारे इंस्क्राइबिंग सर्कल के को ड्रॉ करोगे, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स लगाओगे तो उससे प्रूव हो जाएंगे। सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर वाले जो फॉर्मूले होंगे सारे सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल से हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल है और ये इसका यहाँ पे सेंटर है, ये कैपिटल R है, मान लो ये वर्टेक्स A, B और ये C है, ये वाला एंगल A है। अगर ये A है तो ये वाला 2A हो जाएगा, ये 2A है। और अगर तुमने यहाँ से कॉर्ड ड्रॉप की, एल्टीट्यूड ड्रॉप की, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी दो इक्वल पार्ट्स में। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला और ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पूरा 2 है तो ये वाला A हो जाएगा, ये A है, ये 90 है और ये कैपिटल R है। ये साइड अच्छा स्मॉल a से लिखी जाएगी, वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल a से लिखेंगे, तो इतनी लेंथ a/2 हो जाएगी, ये बाइसेक्ट हो रही है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर तुम साइन a लिखोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा साइन a बराबर a/2 अपॉन r। यहाँ से साइन a अपॉन साइन a 2r के बराबर आ जाएगा। अच्छा, a कोई स्पेशल पॉइंट है नहीं, जो चीज a के लिए ट्रू है वो b के लिए भी होगी। सिमेट्रिकली हम a को b बोल देते तो फिर b अपॉन साइन b बराबर 2r हो जाता, c अपॉन साइन c बराबर 2r। तो सभी के लिए आपका तो ये इसका प्रूव हो गया। तो ये साइन रूल है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये ट्राइंगल है, ये A है, B है और यहाँ पे C है। इससे A से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, अगर हमने A से हमने BC के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये C है तो ये साइड स्मॉल c होगी, ये B है तो ये साइड स्मॉल b और ये पूरी A है। तो ये एंगल में भी है, इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है इसको D मार्क कर दिया तो BD की जो लेंथ है वो C cos B से दी जा सकती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ABD के अंदर BD की वैल्यू C cos B हो जाएगी। उसी तरह से BC की वैल्यू B cos C हो जाएगी।
तो पूरी जो BC लेंथ है A के बराबर है और ये किसके बराबर हो जाएगी C cos B प्लस B cos C। ठीक है, अब ये सभी के लिए ट्रू है। A बराबर C cos B प्लस B cos C, तो B बराबर A cos C प्लस C cos A, ऐसे ही C बराबर A cos B प्लस B cos C, A cos B प्लस B cos A। ठीक है, जो रिजल्ट एक के लिए लिखा है वो बाकी सब पे लगा सकते हो। ये हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। ठीक है, cos A बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स bc। ये सेम चीज cos B के लिए लिख सकते हैं, उसमें बस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ac आ जाएगा। और ऐसे ही cos C के लिए लिखा जा सकता है, उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ab, ये आ जाएगा। ठीक है, तो cos A, cos B, cos C इनकी ये वैल्यूज हैं। ठीक है, सेम प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, उसी से प्रूव कर सकते हो इसको, कोसाइन रूल को भी। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में तुम लोगों के पास में cos B और cos C की वैल्यू होगी। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल की तरह क्वेश्चन, और एक तरह से लोकस निकालने वाला प्रॉब्लम हो गया। cos B और cos C तुम्हारे पैरामीटर्स हो गए, उनको एलिमिनेट कर दोगे तो cos A आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन से cos B और cos C की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ cos A, उसको तीसरी वैल्यू में पुट कर दो, तो उससे क्या होगा, cos B एलिमिनेट हो जाएगा, cos B एंड cos C एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास cos A की वैल्यू आ जाएगी, तो कोसाइन रूल प्रूव हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो वी लीव दिस एज एन एक्सरसाइज, तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज करना। अच्छा, साइन रूल, कोसाइन रूल और ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं, तो क्या होगा, तुम्हारे पास में जब भी टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में एक साइड में इक्वेशन के साइड्स लिखे हुए हैं और दूसरे साइड में एंगल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे को एक साइड में इक्वेशन में कुछ ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और इधर की साइड में मैं देखूं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ cos का जैसे फंक्शन दे दिया, cos a ऐसे बोल दिया k टाइम्स cos a प्लस cos b अपॉन cos c, या 2a 2b 2c कर लो इसको, 2b 2c। ठीक है, ऐसा कुछ टाइप का इक्वेशन मुझे दिख रहा है। अब एग्जैक्टली आएगा या नहीं पता, बट ऐसा इक्वेशन है। यहाँ पे एक साइड में तो साइड्स हैं और दूसरी साइड में एंगल से रिलेटेड चीज हो रही है, तो साइड का एंगल में कन्वर्जन करना है तो हम साइन रूल से कर सकते हैं। साइन रूल में हमें पता है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c बराबर कोई कांस्टेंट k होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, k टाइम्स साइन a, उसी तरह b लिखा जा सकता है k टाइम्स साइन b, c लिखा जा सकता है k टाइम्स साइन c। अब उसको तुम यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो k स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन में, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर c। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन स्क्वायर c, 2 साइन स्क्वायर थीटा को
1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है, इधर भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इधर भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो कॉस 2c वाली टर्म्स पे आ गए, समझ रहे हो? तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप वो चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो एंगल्स तक जाना, अगर साइड से एंगल तक जाना है तो तुम किसको यूज करोगे? साइन रूल को, ठीक है। अगर इक्वेशन की एक साइड साइड्स है और स्पेशली रेशियो में, तो उस केस में साइन रूल क्या करेगा? उसको एंगल में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए? तो इसको लिख सकते हो एज ए नोट कि साइन रूल का हम यूज कभी ज़्यादा करते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसमें, मतलब एक पॉइंटर्स हैं तो सारे कि अगर तुम्हारे को साइड से एंगल पे मूव करना है तो तुम साइन रूल से आ सकते हो। ठीक है। उसी तरह कोसाइन रूल, जब हमारे को ट्राइंगल की ज़्यादा साइड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, एंगल्स की इंफॉर्मेशन होगी तो हम साइन रूल से कर सकते हैं, ज़्यादा साइड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम कोसाइन रूल से आ सकते हैं क्वेश्चन पे। कोसाइन रूल लगाओगे तो उसमें क्या होगा? सारी साइड्स की इंफॉर्मेशन होती है कॉस ए में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी। ये तुमने सर्कल चैप्टर में लगाया भी होगा शायद ऑर्थोगोनल के लिए और एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के लिए कोसाइन रूल। वहाँ पे तीनों साइड हमारे को नोन होती है, C1 C2 पता होता है, R1 पता होता है, R2 पता होता है, तो हम कोसाइन रूल से उनके बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस रूल या कोसाइन रूल तब लगेगा जब हमारे को ज़्यादा साइड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी हो। कॉस रूल के लिए क्या होगा? जब ज़्यादा इक्वेशन में साइड्स दे रखी होंगी तो कॉस रूल से हम जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर एक एंगल अननोन हो, टोटल एंगल जैसे ऐसा होता है ना क्वेश्चन में, जनरली ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे को ये एंगल पता होता है, ये वाला एंगल जो टोटल एंगल होता है ये पता होता है, इसको हम थीटा ले लेते हैं, इसको वो वाला एंगल जैसे मान लो ये हमारे को पता है, जैसे ये 60 है तो ये 60 माइनस थीटा हो जाता है। और इस केस में जनरली ये वाली साइड की जब लेंथ चाहिए होती है तो कोसाइन रूल लग जाता है। ये शायद तुम लोगों के टेस्ट ऑफ नॉलेज में भी इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम था। वो क्वेश्चन था, एक सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ की है, माइनर सेगमेंट में ऊपर की तरफ एक सर्कल टच कर रहा है और मेजर सेगमेंट में एक और सर्कल टच कर रहा है, तो उसमें कोसाइन रूल लग रहा था ट्राइंगल में। तो जनरली क्या होता है, तीन बार कोसाइन रूल लगा, एक बार ना आएगा, 3 बार, और एक बार ना आ जाएगा तो 3 बार आया ही नहीं था। हाँ आया नहीं था, ग्राफ करने बोला 3 बार लगा, तो उसमें एक बार ना आ जाएगा। तुमने पहले अगर थोड़ा ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लिया होता उस क्वेश्चन को, तो उसमें जैसे ऐसा क्वेश्चन था कुछ हमारा, ये था कॉर्ड ऐसे ड्रॉ की थी, यहाँ पे एक सर्कल टच कर रहा था और एक यहाँ पे टच कर रहा था। तो तुम इसमें पहले क्या कर सकते हो, ये वाला तुम्हारे को ये वाला एंगल दे रखा था, ये यहाँ पे तो ये पूरा डायमीटर का काम कर रहा था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे था, ये सेंटर था, ये पॉइंट बड़े वाले सर्कल का सेंटर था। ये तुम्हारे को ये लेंथ दे रखी थी, ये वाली थी दे रखी थी 100 और ये वाली 30 डिग्री थी, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका रेडियस दे रखा था बड़े वाले सर्कल का। तो इस पे तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, ये वाली साइड ये वाली आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी, ये कोसेक 30 हो जाएगी, तो ये r कोसेक 30 होगी ये वाली लेंथ। तो ये तुम्हारे पास ये पूरी 200 आ जाएगी, ये 200 है, इस सर्कल का डायमीटर 200 है, तो ये बची हुई लेंथ 100 हो जाएगी। ये लेंथ 100 थी, ये 100 है, इसको हमने r बोल दिया, इसको इससे ज्वाइन किया गया, तो ये 90 है, ये 30 है, तो पूरा एंगल 120 हो गया। ये इस बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 200 है, ये पूरी 200 है, तो ये बची हुई इतनी लेंथ 200 माइनस r हो जाएगी, C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 होता है। तो ये लेंथ कितनी हो गई 200 माइनस r। अब इस ट्राइंगल में तुम कोसाइन रूल लगा सकते हो, ये 100 लेंथ है, ये r है और ये 200 माइनस r है, समझ गए। इस पे कोसाइन लगाओगे तो एक बार में आंसर आ जाता है, क्लियर है ये।
तो इसको उससे भी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली इसमें अगर एसओटी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो उसमें बोलते हैं ना पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स कुछ एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये फाइनली ये सॉल्व हो जाएगा। बट बेसिकली कोसाइन रूल पता होना चाहिए, अगर वही नहीं पता होगा तो क्या लगेगा। ठीक है, तो कोसाइन रूल जब हमारे को जनरली एक साइड की इंफॉर्मेशन अगर इन्वॉल्व एक एंगल दे रखा है और एक साइड चाहिए हो उसमें हेल्प करता है। जब हमारे पास में यहाँ एक एंगल है और यहाँ पे सब साइड्स की इक्वेशंस आर के टर्म्स में लिख दी हमने, तो फिर हम कोसाइन रूल लगा के निकाल सकते हैं आंसर। तुम लोगों को याद होगा एक क्वेश्चन भी दिया था तुम लोगों को, पहले एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं इंटरनली, और फिर उसके अंदर एक और इंटरनल टच करने वाला जो सर्कल है उसका रेडियस निकालना था हमको। तो उस केस में हमें दो सर्कल के रेडियस मालूम थे, तो हमने दो पॉइंट्स पर ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसे एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक ऐसे सर्कल और एक ऐसे सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे जो सर्कल टच कर रहा है इसका रेडियस चाहिए था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको ऐसे लिखा, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला पाई माइनस थीटा है, इसका रेडियस हमको चाहिए था, इसको आर बोल दिया। ये गिवन थे तुमको, ये कुछ शायद 5 या 3 ऐसे कुछ थे, या ये 4 था, ये 3 था और बड़े वाले का पूरे का 5 था, ऐसा कुछ हो रहा था क्वेश्चन में। इस पे इस वाले एंगल के लिए कोसाइन रूल लिखा जा सकता है। ये पूरी साइड की लेंथ ये पता है ये 4 है, ये 4 प्लस आर है, और ये वाली लेंथ क्योंकि पूरा रेडियस 5 है तो ये लेंथ 5 माइनस आर हो जाएगी। सेम ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ये 5 माइनस आर है, ये 4 प्लस आर है और ये 4 है। तो इस एंगल के लिए पाई माइनस थीटा के लिए cos थीटा लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसके लिए लिखा जा सकता है, दोनों से cos थीटा एलिमिनेट कर देते हैं तो r की वैल्यू आ जाती है। तो एक एंगल इन्वॉल्व एंगल बताओ और तुम्हारे को तीसरी साइड चाहिए हो तो उसमें कोसाइन रूल लगाया जा सकता है। क्लियर है? cos रूल कब कब लगेगा? जनरली आगे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही ज़्यादा आते हैं, जो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूले और नेपियर्स एनालॉजी, ये 5 जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए कब कौन सा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट रूल या फिर जिसे बोलेंगे नेपियर्स एनालॉजी। टेंजेंट रूल नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot a बाई 2 के बराबर होता है। tan b माइनस सी बाई 2 b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot a बाई 2 के बराबर आएगा, ठीक है। इसे बोल देंगे नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल। सिमिलरली tan a माइनस b बाई 2 के लिए लिख सकते हो, और tan a माइनस b माइनस c माइनस a बाई 2, और नेक्स्ट हो जाएगा tan a माइनस b बाई 2, ये हो जाएगा नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल, ठीक है। जब भी tan का टर्म इन्वॉल्व होगा उस केस में चांस है कि ये वाला फॉर्मूला, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में टेंजेंट लिखा हुआ है कहीं पे tan ऑफ cot a बाई 2 tan a बाई 2 ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं तो उस केस में नेपियर्स एनालॉजी लगाने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूले नहीं, मॉड नहीं है। a माइनस b b माइनस c और c माइनस tan b माइनस c लिखा तो इधर भी b माइनस c आएगा, फिर a माइनस b लिखोगे तो अपने आप उधर a माइनस b हो जाएगा। tan में माइनस साइन को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। tan से माइनस साइन बाहर आ सकता है, तो माइनस बाहर है तो c माइनस b हो जाएगा, फिर इधर भी c माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और जो इधर लिखो वो इधर लिखना। फिर हो जाएंगे
हाफ एंगल फॉर्मूले, तो साइन ऑफ a by 2, साइन a by 2, साइन b by 2, साइन c by 2, इसकी वैल्यूज हमको लिखनी है। अच्छा, हमें पता है कि सभी को पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। सेमी पेरीमीटर S जो होता है वो होता है a plus b plus c by 2। बेसिक कन्वेंशनल चीजें सभी को पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। S हो जाता है सेमी पेरीमीटर्स, जिसको a plus b plus c by 2 से लिखते हैं। एंगल्स को कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, वर्टाइसेस को भी कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और साइड्स को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से लिख देते हैं। और सर्कम रेडियस को कैपिटल R, इन रेडियस को स्मॉल r, ठीक है। एक्स रेडियस को r1 r2 r3, तो एक्स सर्कल बन सकते हैं किसी ट्रायंगल में, उनके रेडियस को r1 r2 r3। इसके अलावा और कन्वेंशन में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो साइन a by 2 है, साइन a by 2 में पता है हाफ एंगल फॉर्मूला से cos में 1 minus cos 2 थीटा by 2 होता है, का अंडर रूट होता है 1 minus cos a by 2 का रूट होता है। और cos a अभी हमने देखा था, ये होता है b square plus c square minus a square upon 2 times bc हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा b square, यहाँ पे इसको ऐसे लिख के आगे लिख देते हैं 1 minus b square plus c square minus a square upon 2 अपॉन 2, ठीक है। इसका तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको तुम कॉमन, यहाँ पे bc बनेगा एक, तो माइनस कॉमन ले ले तो b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा एक, तो b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4, यह एक ही टर्म। इसको तुम a plus b minus b से खोलोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a plus b minus c और a plus c minus b लिख देते हैं उसको। यहाँ पे एक 2 को इसमें दे दिया, एक 2 को इस पे और अपॉन bc ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। तो a plus b plus c by 2 s होता है, तो इसमें एक c हमने क्या किया ऐड किया और एक c सबट्रैक्ट कर दिया, तो a plus b plus c by 2 s हो जाएगा और माइनस का 2c बनेगा by 2 होगा तो माइनस का c बनेगा, तो क्या हो जाएगा s minus c। फिर अगला वाला s minus d अपॉन bc, तो ये इसका अंडर रूट बराबर sin a by 2 हो गया। फिर फर्स्ट हाफ एंगल फार्मूला आ गया s minus c s minus b अपॉन bc का रूट, ठीक है। इसी तरह cos का निकालो, फिर इसी तरह cos का बताओ और फिर tan का बताओ। अपॉन वाइस नहीं आएगा, सिर्फ BC आएगा। हाँ तो BC आएगा, cos निकालो और फिर tan भी निकालो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा। सेम फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस cos a by 2 को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा by 2 sin स्क्वायर थीटा होता है,
बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला उसके लिए लगा दो। cos a by 2 s into s minus ठीक है। sin a by 2 आ गया हमारे पास में, तो sin b by 2 में सेम चीज, बस इसमें क्या होगा s माइनस, अब यहाँ पे a by 2 है तो यहाँ c और b की टर्म्स है, तो जब b by 2 होगा तो तुम्हारे पास में a और c वाली टर्म्स होंगी सारी। अगर हम sin b by 2 लिखना चाहते हैं तो सिमेट्री से लिखा जा सकता है, a में c और b आ रहा है, तो जब b होगा तो उस केस में a और c आएगा अंदर, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस c अपॉन ac। ठीक है, ऐसे ही sin c by 2 लिख सकते हो, उसमें a और b आ जाएगा। cos लिखोगे, cos का फॉर्मूला लिखोगे तो cos ऑफ a by 2 वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस a अपॉन bc। ठीक है, फिर सेम चीज cos b by 2 हो जाएगा s माइनस b अपॉन ac, और नेक्स्ट आ जाएगा cos c by 2 s माइनस c अपॉन ab। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, sin a by 2 by cos a by 2 लिखोगे तो tan a by 2 आ जाएगा। tan a by 2 बराबर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, bc bc कैंसिल हो जाएगा, तो s माइनस c s माइनस b अपॉन s माइनस a का अंडर रूट। ठीक है, अब इतना पार्ट क्लियर है सभी को। इसके अंदर अब हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे s माइनस c है, s माइनस b है, हमें पता है रॉल्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अंडर रूट s माइनस a से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर इसको तुम अंडर रूट s माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो उस केस में ऊपर तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा s माइनस a। ठीक है, ऊपर डेल्टा आ जाएगा, नीचे s माइनस a आ जाएगा। अब इसी को तुम ऐसे ही बोल सकते थे कि हमने ऊपर नीचे s माइनस b s माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होता तो नीचे डेल्टा बन जाता, ऊपर s माइनस b s माइनस c बन जाएगा। s माइनस c s माइनस b ऊपर नीचे बना सकते थे और नीचे डेल्टा बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये याद रखना है। अगर मान लो डायरेक्ट डेल्टा दे रखे हो और या तीनों साइड दे रखे हो, तुमको डायरेक्ट हाफ एंगल निकालना हो तो तुम इसको लगा सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा हो, सेमी पेरिमीटर और साइड दे रखी हो, एक तो निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जेई का आया था प्रॉब्लम वो इसी पे बेस था, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा था हमको और s उनके जो हाफ एंगल थे sin a by 2 sin b by 2 इनमें रिलेशन बतानी थी, क्या होल्ड करेगी। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बेस प्रॉब्लम था। अगर ये फॉर्मूला पता होता इस स्टेप तक तो क्वेश्चन 2 लाइन का था, वरना फिर ये नहीं पता होगा तो नहीं निकलेगा। और ये मत सोचना ये वहां जाके प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, वो वहां जाके ये याद नहीं आएगा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a by 2 को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर a by 2। ये मत सोच लेना उधर जाके मैं वहां ही लिख दूंगा। ये तो ये अभी प्रूव हो रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये तो सब वहां पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले। फिर अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितने तरीके से लिखा जा सकता है? एक तरीका तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो सभी को पता होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर एल्टीट्यूड दे रखे हो बेस लेंथ तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो। सेकंड, और हेरोन्स फार्मूला से लिखा जा सकता है। हेरोन्स फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल को तुम कैसे लिख सकते हो? हाफ ab sin c, या इसको हाफ bc sin a, या हाफ ac sin b। इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर तुम्हारे को दो साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल दे रखा हो तो हाफ ab sin c से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जा सकता है। दो साइड्स पता हो, उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल पता हो, तो तुम इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, ठीक है। और डेल्टा बराबर स्मॉल r अपॉन s होता है, जहां पे स्मॉल r इन रेडियस होता है। डेल्टा बराबर स्मॉल r बाय s होगा। तो अगर इन रेडियस दे रखा हो डेल्टा बराबर r इनटू s है, ठीक है। अगर हमारे को इन रेडियस दे रखा है और सेमी पेरीमीटर दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जा सकता है। कैपिटल R के टर्म्स में लिखना हो तो ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। और इनको तुम प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है साइन रूल से हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ AB sin c होता है। sin c को क्या लिखा जा सकता है? c अपॉन 2r, उसको यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा? ABC अपॉन 4r। तो कैपिटल R बराबर ABC बाय 4 डेल्टा होता है, तो यहाँ से डेल्टा बराबर ABC अपॉन 4r आ जाएगा। तो ये सारे एरिया के फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हारे को याद होने चाहिए। डेल्टा बराबर स्मॉल r इनटू s होता है, जहां पे स्मॉल r इन रेडियस है। हो गया प्रूफ।
कर लिया सभी ने? ट्राइंगल इन सर्कल ड्रॉ करोगे, उसका सेंटर होगा, ये सारे इन रेडियस होंगे, ये सभी आर के बराबर होंगे, ए बी और सी है। अगर ये पूरा ये आर है और ये स्मॉल भी हो जाएगी साइड, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से हाफ इनटू आर इनटू बी हो जाएगा। ये डेल्टा 1 हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया। ऐसे ही डेल्टा 2 लिख सकते हो, डेल्टा 2 लिख सकते हैं, और एक डेल्टा 3, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 पूरा डेल्टा के बराबर होगा, पूरा एरिया दे देगा ट्रायंगल का। तो क्या होगा, हाफ इनटू आर बी प्लस हाफ इनटू आर सी प्लस हाफ इनटू आर ए, आर कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर आर इनटू एस आ गया, समझ गए? फिर एमएन रूल, ऑल्दो ये कम पूछते हैं, बट किसी ट्रायंगल में अगर हमारे को दो एंगल इन्वॉल्व एंगल दे रखे हो और कॉट या टैन के टर्म्स हो फुल एंगल में, ठीक है, दो एंगल की इंफॉर्मेशन पूछी हो क्वेश्चन में और साइड्स का रेशियो में मालूम हो और ऑप्शंस में टैन कॉट इन्वॉल्व है, तो उस केस में एमएन रूल लग सकता है, ठीक है। एमएन रूल क्या कहता है, m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, और इसी को लिख सकते हैं n कॉट b माइनस m कॉट c, ठीक है। ये हो जाएगा एमएन रूल। तो इस पर होमवर्क में क्वेश्चन दे सकते हो करने के लिए, अभी तो पता है ये लगेगा। ठीक है, एबी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट है सी और डी, ठीक है। एबी का ट्राइसेक्शन हो रहा है सी और डी से,
ठीक है, बराबर तीनों एलिमेंट्स जो है बराबर है, तो तुम्हारे को अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो tan अल्फा इनटू tan बीटा निकालना है। tan अल्फा इनटू tan बीटा ये क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करना है, घर जाके इसको ट्राई करना। अब ये पता है, इसमें मैंने पूरी पढ़ा है, जस्ट तो वही लग रहा है पेपर में ऐसे एकदम से ये आ गया। हाँ, ये डायमीटर है सर्कल, CD डायमीटर का काम कर रही है। ठीक है, अभी मैं होमवर्क में करना है, ठीक है। हाँ, लिख लिया है ये क्वेश्चन लिखने के लिए और तुमको क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये होमवर्क में ट्राई करना है, इसको tan अल्फा इनटू tan बीटा फाइंड आउट करना है, और पता है mn रूल ही लगेगा ये तो। अच्छा, नेक्स्ट आएगा हमारा कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो समेशन, अच्छा मैं जब समेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे समेशन अगर sin 2a लिखूंगा इसका मतलब है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। समेशन sin 2a इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 पाई sin a, ठीक है, पाई sin a हो जाएगा sin a इंटू sin b इंटू sin c, 4 टाइम्स sin a इंटू sin b इंटू sin c। समेशन sin 2a की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही समेशन cos 2a वो आ जाएगा तुम्हारे पास में 4, अच्छा cos के अंदर एक sin 2 होगा, एक sin 2 भी होगा, फिर एक समेशन sin a होगा, एक समेशन cos a होगा। ये सभी ट्रायंगल्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले प्रूव करने हैं तुम्हारे को, तुम कैसे प्रूव करोगे, तो तुम क्या करोगे, cos किसी पे भी sin 2a, जैसे हमें sin 2a वाला प्रूव करना है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो एक में तो तुम, दो में तुम cd लगा देना, एक में तुम हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लेना। तो sin 2a प्लस sin 2b 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस b cos a माइनस b प्लस इसका आ जाएगा 2 sin c cos c, हाफ एंगल sin का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में sin a प्लस b को पाई माइनस c लिख सकता है, तो ये sin c ही है, तो 2 sin c कॉमन निकल जाएगा, 2 sin c कॉमन आ गया, इधर cos a माइनस b है, और cos c को लिखा जा सकता है पाई माइनस a प्लस b, तो उसको लिख देंगे cos माइनस का cos a प्लस b, अब cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b वापस से 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d, एक तो c प्लस d का लिखा हुआ है और एक बाय 2 और एक c माइनस d बाय 2 माइनस साइन के साथ में, तो तुम वो माइनस एडजस्ट करोगे तुम्हें दिख जाएगा, ये टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो 4 sin a sin b sin c के बराबर होता है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसी तरह कोसाइन में क्या होगा, यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos c होगा, तो यहाँ पे हम cos c प्लस cos b लगाएंगे, तो उसमें आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और इधर cos का जो हाफ एंगल होता है उसमें एक 1 आ जाता है, 1 cos 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 बनेगा। जब हम cos 2c पे लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये -1 आएगा, तो माइनस का 4 cos a माइनस 1 ये बनेगा टर्म, ठीक है। तो तुम वहीं से डिडक्ट कर सकते हो, ये वाला क्लियर है तो इसी से तुम ये वाला निकाल सकते हो कि -4 पाई cos a -1, तो माइनस का 4 cos a cos b cos c -1, ये फार्मूला हो जाएगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का, क्लियर। उसके बाद में समेशन sin, और sin में क्या होगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ b होगा और यहाँ पे c
सी होगा। फिर सेम चीज लगाएंगे a प्लस b वाले में, इस बार क्या होगा a प्लस b बाई 2 बनेगा तो वो पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 हो जाएगा, तो वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो cos में आएगा, यहाँ cos c बाई 2 आएगा, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस b बाई 2 होगा, यहाँ पे a प्लस b बाई 2 होगा, और ये सारी टर्म्स इसमें आ जाएगी cos में, इस बार की दोनों cos की टर्म बनेगी, दोनों क्या बनेगी cos की बनेगी, क्या इस बार प्लस रहेगा बीच में, पिछली बार तो पाई माइनस होता है, इस बार पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, प्लस आएगा, प्लस साइन आएगा, तो चेक कर लेना बीच में, तो तुम्हारे पास इसकी वजह से आ जाएगा 4 पाई cos a बाय 2, ठीक है 4 पाई cos a बाय 2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट cos a के लिए लगाओगे तो उसमें फिर से -1 माइनस 4 पाई sin a बाय 2 आएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, पर कम से कम एक तो ये याद होना चाहिए 4 पाई sin होता है, sin 2a का जो सॉल्यूशन होगा वो 4 पाई sin होगा। कंडीशन ये है ना कि a प्लस b प्लस c पाई, और अगर कुछ भी हो एक्चुअली जब कुछ करना पड़ेगा, हां फॉर्मूला हम सोल्व करेंगे, a प्लस b प्लस c पाई पर कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं इसीलिए। ठीक है, एक बार फिर भी घर का हाथ से वापस खुद से लिखना है इनको, एक बार डिराइव करोगे तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएंगे सारी। इसमें ये -4 पाई cos है और -1 अलग से है ना, मतलब हां माइनस का 4 पाई cos a ये टर्म है और फिर -1 है, या तो -1 माइनस 4 पाई cos a लिख लो, अगर इसमें समझने में दिक्कत है -1 माइनस 4 पाई cos a लिख दो इसको, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे cos 2c आएगा तो उसका जब हम कन्वर्जन करेंगे वो 2 cos स्क्वायर c -1 बनेगा, तो इसका -1 है, ठीक है। सेम चीज tan के लिए की जा सकती है, ऐसी कंडीशनल आइडेंटिटीज tan के लिए बन जाएगी। अब पता है a प्लस b प्लस c पाई होता है, जब tan ऑफ a प्लस b प्लस c का जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, वो हो जाएगा समेशन tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b, ठीक है। tan a प्लस b प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a का सम, ठीक है। ये जनरल tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फार्मूला होता है। अब इसी में अगर a प्लस b प्लस c पाई है, अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो फिर tan पाई 0 होता है, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो उस केस में समेशन tan a बराबर पाई tan a आ जाएगा, यानी कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a into tan b into tan c हो जाएगा, फिफ्थ आइडेंटिटी होगी इसकी, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c हो जाएगा। अच्छा पूरी इक्वेशन ये क्या लिखा हुआ है tan a प्लस tan b प्लस tan c, यहाँ पे tan a into tan b into tan c, पूरी इक्वेशन को tan a tan b tan c से डिवाइड कर दोगे, tan a अपॉन tan a tan b tan c, tan a tan a कैंसिल हो जाएगा, cot a cot b बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिक्स्थ आइडेंटिटी समेशन cot a cot b इक्वल्स टू 1 होता है, समेशन cot a cot b विल बी इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को क्या किया tan a tan b tan c से डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट tan a tan b tan c कट जाएगा पूरा, इधर tan a अपॉन tan a tan b tan c में tan a कैंसिल होगा, तो cot a cot b बचेगा, सॉरी cot b cot c बचेगा, अगले वाले में cot a cot c बचेगा, उसके अगले वाले में cot a cot b बच जाएगा, तो समेशन cot a cot b विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? पूरी इक्वेशन में a को a by 2, b को b by 2 और c को c by 2 से चेंज कर दो। इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, a को a by 2, b को b by 2, c को c by 2, तो a plus b plus c pi by 2 हो जाएगा।
पाई बाय 2 हो गया तो उस केस में tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तो उस केस में आइडेंटिटी आ जाएगी सेवेंथ आइडेंटिटी समेशन tan a by 2 tan b by 2 इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा क्योंकि a plus b plus c पाई है, a को a by 2 b को b by 2 और c को c by 2 से चेंज किया तो ये इक्वेशन मिल जाएगी a plus b plus c होल by 2 tan pi by 2 नॉट डिफाइंड होता है, इधर भी नॉट डिफाइंड करना चाहिए, इधर नॉट डिफाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तो समेशन tan a by 2 tan b by 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगेन इक्वेशन को cot a by 2 cot b by 2 सॉरी tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 से डिवाइड कर दो। पूरी ये जो इक्वेशन है इसको tan a by 2 tan b by 2 और tan c by 2 से डिवाइड करोगे, एक पार्ट में tan a by 2 tan b by 2 पड़ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cot c by 2, फिर अगले वाले में आ जाएगा cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2, तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी समेशन cot a by 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट cot a by 2, क्योंकि इधर तो कुछ आंसर होगा नहीं, इधर आएगा 1 tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2, तो ऊपर जाके हो जाएगा cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2, तो समेशन cot a by 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट cot a by 2। तो जो tan में फुल एंगल के लिए हो यहाँ पे cot में हाफ एंगल के लिए, तो अगर तुम्हें tan का एक फॉर्मूला याद है तो तुम cot वाले और हाफ एंगल वाले सारे लिख सकते हो, तो ऊपर ये वाला याद है, इससे ये सारे डिराइव हो सकते हैं, समझ में? तो नोट कर लो a plus b plus c को पाई रखा tan पाई 0 में वो 0 होगा, क्या न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, वो तो ऊपर वाला तो जनरल है, हां वो हमेशा ट्रू है। tan of a plus b plus c tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक का कंडीशनल आइडेंटिटीज है, कंडीशन ये होगी कि a plus b plus c पाई होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी में फॉर्मूले बनाने के लिए बहुत बन सकता है नहीं, जैसे अगर हम sin of a plus b plus c लिखें तो ये तुम खुद ही डिराइव कर सकते हो, इसको तुम ऐसे कर लेना sin of a plus b अलग कर देना, इसको a plus b को एक एंगल दिया जा सकता है, c एक एंगल हो जाएगा, तो sin of थीटा plus c की तरफ खुल जाएंगे, उसमें हमारे पास क्या आएगा sin a plus b cos c plus cos a plus b sin c, ठीक है। तो a plus b plus c अगर पाई है तो राइट साइड ये तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड को यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर पे तुम्हारे पास sin है cos b plus cos a sin b बनेगा इनटू cos a होगा, तो sin a cos b cos c plus sin b cos a cos c प्लस इसमें आएगा हमारे पास में cos a cos b sin c, उसे बैटरी से दिख रहा है आना भी चाहिए, sin c
cos A cos B, और इसका जो माइनस का जो आएगा sin A sin B sin C, उसको राइट पे भेजा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा sin A sin B sin C equals to sin A cos B cos C sin B cos C cos A sin C cos A cos B। ठीक है, तो sin A into sin B into sin C लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ऐसी तीन टर्म देती है, उसको डायरेक्टली sin A into sin B into sin C लिख सकते हो। कब जब A plus B plus C पाई हुआ है, तीन टर्म ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएंगे, ये छोटा है कंपेयर टू इसके। ठीक है, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, ये इजी हो जाएगा इस तरह से। एक साइन का टर्म को दो कोसाइन क्यों, और ऑल्टरनेट वेरी कर लो, ट्रायंगल के एंगल दो केस में को ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? अब सेम चीज कोसाइन में भी हो जाएगी, cos of A plus B plus C हो जाएगा C, tan हो जाएगा cos A plus B plus C, उस केस में -1 हो जाएगा यहाँ पे, इस साइड में -1 हो जाएगा, उस साइड में हमारे पास है A plus B, अगेन cos A plus B cos C minus sin A plus B sin C, ये बनेगा। तो सेम इधर क्या होगा, cos A cos B माइनस sin A sin B आएगा, तो एक आ जाएगा cos A cos B cos C, फिर नेक्स्ट आएगा माइनस का sin A sin B cos C, फिर माइनस का sin A cos B sin C, cos C को आगे रखते हैं, या sin A sin C cos B माइनस का sin B sin C cos A। ठीक है, cos में भी सेम आइडेंटिटी लिखी जा सकती है। अब इन दोनों को इधर भेज दो, वन को इधर ले आओ, तो सेम फॉर्मूला ऐसा cos के लिए बन गया, sin A sin B cos C है प्लस sin A sin C cos B है प्लस sin B sin C cos A है। इस टर्म को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos A cos B cos C। क्लियर है? सेम फॉर्मूला cos के लिए बना सकते हैं। तो अगर दो साइन के टर्म एक कोसाइन का हो तो तुम उसको फिर 1 प्लस cos A cos B cos C लिख सकते हो। क्लियर है? ये दूसरी जानने के पड़ेंगे, ये याद नहीं करेंगे, ये याद नहीं करेंगे, ये देख के याद आना चाहिए। जैसे ये चीज दिख रही है तुम्हें, अगर ऐसा कोई सम दे दिया कहीं पे तुम्हारे तुमने कुछ ऑपरेशंस लगाए ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कई और कोई आइडेंटिटीज दी उन्होंने, स्टार्टिंग में कुछ और दिया था, फाइनली एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दो साइन का टर्म एक कोसाइन का टर्म दिख रहा है और तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो उस केस में अगर ये टर्म बन जाती है उसको डायरेक्टली 1 प्लस cos A cos B cos C लिख दोगे, उससे तुम्हारा सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। तीन टर्म्स का ये सम उसको कैलकुलेट करना हो, उससे बेटर 1 प्लस cos A cos B cos C होगा। इतना तो समझ में आया होगा कि ये छोटा पड़ेगा हर टर्म से। ये देख के याद आना चाहिए, फॉर्मूला लग सकता है, और फिर फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर वहां पे जाके डिराइव करोगे इसको, तो डिराइव करोगे टाइम लगेगा। अगर आएगा क्वेश्चन, ये जो पीछे से लिख रहे हैं ये दोनों तो थोड़ा कम ही है, चांस कम ही है। एटलीस्ट डालने वाला जो समेशन tan इक्वल्स टू प्रोडक्ट tan है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। स्टार्टिंग के 5-6 फॉर्मूले जो लिखा है आइडेंटिटीज, वो याद रखना है। मैं वही लिखवा रहा हूं जो ज्यादा काम किया है, ठीक है, वरना मैं अभी 50 सारे और लिखवा दूंगा, तुम लोगों को मतलब नहीं है। एक्स रेडियस लिखवाना चालू हो जाऊं, फिर जो एक पॉइंट होता है, सर्कम रेडियस का साइड से डिस्टेंस होता है, सर्कम रेडियस का सर्कम सेंटर का साइड से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, सर्कम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का साइड से डिस्टेंस होगा, इन रेडियस का वर्टेक्स होगा, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होगी। समझ गया? पन्ने बढ़ते रह सकते हो उसको, जो नाम के वो लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, सर मिटाना मत ये ऊपर अच्छा एक आएगा
ऑर्डर कौन सा है। नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, अगर ट्रायंगल की हमारे को साइड दे रखी हो और मीडियन की लेंथ निकालनी हो, ट्रायंगल की साइड्स बताओ और मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो अपोलोनियस थ्योरम की हेल्प ली जा सकती है। अब ये रेस करती है, ये अगर एक ट्रायंगल है और ए बी सी, ये ए से अगर हमने मीडियन ड्रॉ की, डी पे आके कट करेंगे इसको, ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इससे हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको प्रूव करना है तुमको आज में, ठीक है। 10th में तुम्हारी एक्सरसाइज बनी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में इसको प्रूव करना था और इसको घर जाके प्रूव करना वापस। अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करनी है। AD का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अरे मीडियन है, D is AD is median, AD is median, ठीक है। तो मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो उससे निकाली जा सकती है। दोनों तीनों साइड बताओ तो। सारे सेंटर और वही बहुत ऊपर है। इसी से को एक्सटेंड किया जा सकता है s minus b tan b/2 s minus c tan c/2, सेम चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं।
फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसमें sin a sin b sin c आ जाएगा, by 2 चाहिए, तो sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, sin a by 2 वाले से करना पड़ेगा इसको ऊपर में मूव करना, इसको मिनी रिलेशन तो लिखवाई होगी से प्रूव हो जाएगा, sin a by 2 लिखवाया, sin b by 2 लिखवाया, sin c by 2 लिखवाया, वो प्रोडक्ट को लेके देख लेना, उसमें ये टर्म बननी चाहिए, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कर लो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले, ये आपने नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो फॉर्मूले हैं कुछ सेंटर्स के रिलेटेड है, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑटो सेंटर और सेंट्रोइड, इससे रिलेटेड ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं, वो कुछ तो तुमने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पढ़े होंगे, वही किसी 2:1 में डिवाइड करना, एरिया बराबर होता है मीडियन से, जो बनता है एरिया ट्रायंगल को बराबर होता है, ऐसे भी रिकॉल करना है एक बार। कुछ एक नए होंगे ऑटो सेंटर जो एटीट्यूड होगा किस रिलेशन को ब्रेक कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इनके, ठीक है। इससे एसओटी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास के लिए। वेक्टर 3D डीपीपी नंबर 9 पूरी कर लेना, 9 टाइम पूरी कर लेना, क्योंकि कल एसओटी वाली मिल जाएगी तो परसों उसको दे देंगे होमवर्क में। 9 दे दो, दोनों में 40 50 50 के 50 40 और बाकी भी करना है, वर्कशॉप और मिलेगी। 9 चलो 9 ही है ना, तो 9 पूरी कर लेना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वेक्टर सीट डीपीपी नंबर 9 और ये तो होमवर्क है, आज या कल तुम लोगों को एसओपी वाली मिल जाएगी, कल मिल जाएगी शायद, तो वो ये होली वाली छुट्टी आएगी, वो 11 से तक नहीं है तुमको, होली की छुट्टी पे थोड़ी क्लास होगी। हमारी क्लास अच्छा ठीक है, छुट्टी नहीं तो संडे की नहीं मिली, होली की क्या तो एसओपी वाली